हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का प्री एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है एंड आई होप कि आप में से मैक्सिमम बच्चों ने वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ गोट अटेम्प्ट्स ये सारे झमेले कर लिए होंगे और अब मेंस की तैयारी चालू कर दी होगी। गाइस, आज का हमारा वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है बिकॉज आज के वीडियो में हम आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के मेन स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज के वीडियो में ना मैं आप लोग को एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी प्लान देने वाला हूं जिसमें हम हर चीज के बारे में बात करेंगे और सारे सेक्शंस को लेके, भाई चाहे इंग्लिश हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो या कंप्यूटर एप्टीट्यूड हो, हिंदी हो, जीके हो, सारे सेक्शंस के बारे में भर भर के बातें करेंगे कि भाई किस टीचर को फॉलो करना चाहिए, किस सोर्स को फॉलो करना चाहिए, किस मटेरियल को फॉलो करना चाहिए, किस पीडीएफ को फॉलो करना चाहिए, कितना टाइम डेली बेसिस पे आपको पर सेक्शन देना है। हर चीज के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फटाक से चालू करते हैं और आज की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की बिकॉज ये एक ऐसा सेक्शन है जो आप में से मैक्सिमम बच्चों ने ना इग्नोर करा होगा। बिकॉज देखो, जो मैं बार बार स्टार्टिंग से चिल्ला रहा था कि भाई आरआरबी पीओ और क्लर्क में सबसे खराब बात क्या होती है। भाई सबसे खराब बात यह है कि इसके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में क्वांट और रीजनिंग आता है, अकेले इंग्लिश नहीं आता। इस वजह से ना भाई मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश सेक्शन पूरा छोड़ देते हैं और फिर जैसे ही उनका प्री निकलने की उनकी उम्मीद लगती है, अब वो एकदम से उनको लगता है यार इतना बड़ा पहाड़ जितना सेक्शन अब हमको 15-20 दिन या 40 दिन में कैसे पार कर ले। और जो कि बिल्कुल सही बात है कि भाई 40 दिन में आप इंग्लिश को तैयार नहीं कर सकते। तो आज सबसे पहले तो मैं उन बच्चों से बात करता हूँ तो कुछ टाइम से इंग्लिश पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जो आप करते हुए आ रहे हो बस वही करते रहो और इसके साथ अपने मॉक टेस्ट का नंबर इंक्रीज कर दो, ठीक है। बट अगेन, अगर आप वो बच्चे हो जिसने अभी तक इंग्लिश छुई ही नहीं है या आपका इंग्लिश का कंजप्शन बहुत कम है, तो भाई आप लोग अगले बचे हुए 1.5 महीने में क्या करोगे। देखो, 3-4 बातें बता रहा हूं, इन सारी चीजों के नोट्स बना लो। देखो, सबसे पहले तो आपको अपनी रीडिंग पे ज्यादा काम करना है। भाई आपको कोशिश करनी है कि डेली बेसिस पे आप लोग 1 से 1.5 घंटा रीडिंग को देंगे ही देंगे, ठीक है। ये एक काम हो गया। अब जब आप रीडिंग करोगे तो आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए सेंटेंसेस मिलेंगे, तो जो भी आपको नया वर्ड मिलता है उसको पहले तो नोट डाउन करो, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही आप नोट डाउन करोगे आपकी वोकैबुलरी भी साथ साथ प्रिपेयर होगी। और इसके साथ नोट डाउन ऐसे नहीं करना है बस वर्ड लिख लिया और उसका मीनिंग लिख लिया। देखो, वर्ड लिखो, उसका मीनिंग लिखो और उसके बाद एक सेंटेंस लिखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलो आज हम एक नया वर्ड सीखें। चलो, रेटिसेंट। भाई रेटिसेंट का मतलब होता है एक इंसान जो कम बोलता है। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले वर्ड लिखूंगा रेटिसेंट, फिर उसका मीनिंग लिखूंगा कम बोलने वाला बंदा, और फिर यहाँ लिखूंगा भाई दीपक इज अ रेटिसेंट पर्सन। तो हमें पता चलेगा भाई दीपक एक कम बोलने वाला बंदा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वोकैब के नोट्स बनाने, ठीक है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो और करनी है, और भाई खास करके उन बच्चों को तो करनी ही है जो अभी तक इंग्लिश की तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे। और भाई वो है कि जो आप 1 से 1.5 घंटे में रीडिंग करोगे, आप लोगों को उसकी समरी लिखनी ही लिखनी है। भाई कोशिश करो कि अगर आपने भाई 10 पेज पढ़े या 15 पेज पढ़े तो कोशिश करो आधे पेज में या 1 पेज में उसकी समरी जरूर लिखो। बिकॉज देखो, समरी लिखने के ना 2-3 बेनिफिट्स आपको बता देता हूं। देखो, जैसे ही आप समरी लिखोगे तो जो भी आपने आज नया वर्ड सीखा होगा, जो आपने वोकैब के नोट्स बनाए होंगे, उस नए वर्ड को यूज करना। तो जब आप यूज करोगे ना तो आपके दिमाग में फ्रीज हो जाएगा, वो वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पहला आपको बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप चीजों को लिखोगे ना तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी कि भाई यहां मेरी ये मिस्टेक है, भाई यहां पे मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करा था और गलती से प्लूरल वर्ब यूज कर लिया, या प्लूरल वर्ब यूज करा और सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर लिया। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपका क्लियर होगा। भाई हो सकता है आपको समझ आया, पिछले सेंटेंस में तो मैं पास्ट टेंस यूज कर रहा था, इस सेंटेंस में मैंने गलती से फ्यूचर टेंस यूज कर लिया, तो टेंसेस भी आपके कवर होंगे। इसी तरीके से सारी चीज, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, सारी चीजें कवर करते हुए चलोगे जब आप अपनी रीडिंग की समरी लिखोगे, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि सर हम कैसे चेक करेंगे कि जो हम लिख रहे हैं वो सही है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपको 2 वेबसाइट्स के नाम बता रहा हूं। इन 2 वेबसाइट पर जाके जब आप टाइप करोगे ना तो आपको बता देगा कि भाई ये वाले सेंटेंस में गलती है, बंधु ये वाली लाइन गलत लिखी है, या ये वाला वर्ड गलत लिखा है, या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट गलत है, वो हर चीज आपको बता देगा। देखो, पहली वेबसाइट का नाम है grammarly.com। भाई grammarly.com बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, जरूर विजिट करना अगर अभी तक नहीं करा है। और दूसरी ऐप है, ये एप्लीकेशन है, आपके फोन में आप डाउनलोड कर सकते हो और इसका नाम है डुओलिंगो। ये दोनों वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, इसको जरूर यूज कर लेना और अपनी समरी लिखते टाइम तो जरूर जरूर आपको यूटिलाइज करना ही करना है, ठीक है। तो 1.5 घंटा आप लोग रीडिंग करोगे, इसके बाद आपको आधे से 1 घंटा अपने ग्रामर को देना है। देखो, मैं ग्रामर में ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं अगेन कि भाई आपको लग जाना है ग्रामर में, नहीं। भाई ग्रामर देखो, अगर आप बिल्कुल ऐसे बच्चे जिसने इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बोलूंगा आधे से 1 घंटा जो बेसिक आपको टॉपिक्स में बताऊंगा उनके आप लोग नोट्स बनाओ और उनको अच्छे से पढ़ लो, बट डेली बेसिस पे आधे से 1 घंटा ही देना है। भाई सबसे पहला टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसके नोट्स बना लेना। सेकेंड है टेंसेस, थर्ड है नाउन प्रोनाउन, फोर्थ है आपका वर्ब एडवर्ब, फिफ्थ है आपका एडजेक्टिव्स और सिक्स्थ है आपका प्रीपोजिशंस। बस ये 6 टॉपिक्स हैं जो बैंक और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन में आते हैं। इसके अलावा 7वां टॉपिक मत पढ़ना।
और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये 6 टॉपिक्स के आपको सारे बेसिक्स आते हैं, तो भाई मैं आपको बोलूंगा कि इसके बाद एक भी मिनट मत देना ग्रामर को, ठीक है। तो इसका मतलब आप कैसे करोगे भाई, 1.5 घंटा आप लोग करोगे रीडिंग और आधे से 1 घंटा दोगे आप लोग ग्रामर को, मतलब टोटल 2 से 2.5 घंटे अगले 1.5 महीने आपको इंग्लिश के सेक्शन को देने हैं, ठीक है। इसके साथ ना आपको इंग्लिश सेक्शन में अच्छे नंबर लाने का एक रामबाण भी दे देता हूं यही के भाई। इंग्लिश सेक्शन में अगर आप लोग इंग्लिश अच्छी नहीं है तो सबसे पहले तो ना पीओ एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स लेवल के मॉक टेस्ट लगाने चालू कर दो, मतलब एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने चालू करो इंग्लिश सेक्शन के। भाई वहां आपको समझ आएगा कि किस लेवल के एरर डिटेक्शन आपको आरआरबी पीओ में आ सकते हैं, कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे भाई, कैसा क्लोज टेस्ट आएगा, कैसा पैराजंबल आएगा, कैसा फिलर्स आएगा, ये सारा ब्रॉड आइडिया आपको मिलेगा। और इसके साथ जो भी आप अभी रीडिंग करोगे, नोट्स बनाओगे, सारी चीजें करोगे, यहाँ पे आपकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो रीडिंग करो, वोकैब के नोट्स बनाओ, उसके बाद उसकी समरी लिखो और उसके बाद डेली बेसिस पे 20 मिनट का सेक्शनल मॉक देना है, चाहे एसबीआई पीओ का दो या आईबीपीएस पीओ का दो, भाई इंग्लिश का सेक्शनल मॉक डेली बेसिस पे देना ही देना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जीके के सेक्शन की, बिकॉज आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लगातार जीके पढ़ते आ रहे होंगे, बट इसमें और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सूरमा टाइप के जो अभी तक जीके छुए भी नहीं होंगे और जो अब सोच रहे होंगे यार अब लग रहा है प्रीलिम्स पार हो जाएगा, पहले तो सोचा नहीं था, अब लग रहा है तो भाई अब जीके कहां से पढ़ लें और रातों रात इतना अच्छा कैसे कर लें। तो देखो सबसे पहली बात भाई आरआरबी एग्जामिनेशन की सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है कि एग्जामिनेशन ना बहुत सिंपल आता है, बट उसके साथ पता है सबसे खराब बात क्या होती है कि भाई इस एग्जामिनेशन के इजी आने की वजह से ना इसका कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है। तो जीके में आप मान के चलो कि अगर भाई नॉर्मल वाला जीके भी आया ना तो लोग इजीली 30 प्लस स्कोर करके आते हैं। तो भाई अब आप अगले 1.5 महीने में उस लेवल पे कैसे पहुंचोगे, तो देखो आपको 2-3 ऑप्शन बता रहा हूं भाई। सबसे पहला तो ये कि आपको पिछले 4 महीने के जीके को घोट के पीना है, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो एक तो आप ये कर सकते हो कि जो बड़े बड़े पीडीएफ होते हैं मंथली वाले आप उनको फॉलो कर सकते हो भाई, चाहे अफेयर्स क्लाउड हो गए या अलग अलग ब्रांड्स हो गए। पर उसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई अब आपका टाइम बहुत कम है भाई, वो 250-300 पेज के पीडीएफ आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो अगर वो 250-300 पेज के पीडीएफ इंटू 4 करोगे तो 1000 से 1200 पेज, वो 1000 से 1200 पेज आप 1.5 महीने में पहले तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे, फिर 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट कर लोगे तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो अब उनको पढ़ना तो बेवकूफ़ी है। तो अब आप क्या करोगे, तो देखो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोग को एक सीक्रेट सोर्स के बारे में बताया था, आप उस सोर्स को फॉलो कर सकते हो अगर आप लोग कम टाइम में मैक्सिमम मटेरियल को कवर करना चाहते हो, बिकॉज उस सोर्स का नाम है एस्पिरेंट जोन। भाई ये मुझे बहुत अच्छा लगा था सोर्स और मेरी बहुत सारी रिसर्च के बाद मुझे मिला था जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। भाई इस सोर्स का नाम है एस्पिरेंट जोन, ये आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है, जाके गूगल कर लेना। और इसकी सबसे अच्छी बात कहती है कि वो जो बड़े बड़े पीडीएफ सोर्सेज होते हैं ना वो 250-300 पेज के, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, मतलब मान के चलो मोटा मोटा 100-150 पेज तो उसमें सीधा सीधा ऐसे होते हैं जो हमें पढ़ने ही नहीं है या हमारे बैंक एग्जामिनेशन में आने के ही नहीं है, बट स्टिल वो लोग रखते हैं बिकॉज उसको ना लेंथ बढ़ानी है। भाई 300 पेज नहीं दिखाएंगे तो मजा नहीं आएगा। पर इस सोर्स में मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, ये 80-90 पेज का इनका एक पूरा मंथली पीडीएफ होता है और उसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है जो भी हमारे बैंक एग्जामिनेशन में आने वाली है, ठीक है। और उसके साथ भी वो सारी क्रिस्प होती है, मतलब शॉर्ट में सारी चीजें हमें दी होती है, तो आप लोग इनको जरूर देख लेना। और एक जो मुझे और अच्छी बात इनकी लगी कि ये लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ ही स्टैटिक भी कवर कर लेते हैं। भाई फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे भाई इंडिया और साउथ अफ्रीका का कोई एक मिलिट्री ऑपरेशन करा या मिलिट्री एक्सरसाइज करी, तो ये लोग क्या करेंगे भाई ये मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताएंगे, इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता देंगे और साथ साथ में साउथ अफ्रीका की भाई कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, सब कुछ वहीं एक जगह कवर कर लेते हैं। तो ये अच्छा लगा मुझे। तो चाहो तो एस्पिरेंट जोन के पीडीएफ को फॉलो कर सकते हो, बट अगेन बोलूंगा कि भाई एटलीस्ट 2 पीडीएफ सोर्स को फॉलो करना है। तो एक तो एस्पिरेंट जोन वाला पीडीएफ हो गया, उसका लिंक चलो बता देना मुझे, तो मैं नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, बता देना। बट इसके साथ ना कोई एक और पीडीएफ सोर्स जरूर फॉलो करना, चाहे ऑलिव बोर्ड का बोल्ट हो गया या द हिंदू का रिव्यू हो गया, वो छोटे छोटे वाले पीडीएफ सोर्स 2 फॉलो करने हैं। इसके साथ आपको एक वीडियो सोर्स फॉलो करना है जो आपके रिवीजन के काम आएगा। देखो जब आप जाके YouTube पे सर्च करोगे ना टॉप 500 क्वेश्चन ऑफ जुलाई 2022, तो आपको 2-3 वीडियोस मिल जाएंगे ऑलिव बोर्ड के या अलग अलग और टेक्स्ट बुक के या अलग अलग और चैनल्स के। तो उन वीडियोस को फॉलो करना, बट अपने रिवीजन के लिए, मतलब जब एस्पिरेंट जोन के 80-90 पेज के पीडीएफ खत्म हो जाएंगे आपके मंथली, उसके बाद जाके आपको रिवीजन करना है वो टॉप 500 क्वेश्चन से जो आपको वीडियो सोर्स पे मिलेगा, ठीक है। बट वो डेली बेसिस पे वीडियो सोर्स को फॉलो मत करना, ठीक है। और इसके साथ आपको डेली आधे से 1 घंटा बैंकिंग अवेयरनेस को देना है। देखो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए ना किसी पीडीएफ सोर्स को फॉलो मत करना कि भाई लेके बैठे हैं प्रिंट आउट पढ़ रहे हैं, नहीं करना भाई। इसके लिए हमें वीडियो सोर्स को फॉलो करना है और मैं 3 टीचर्स के आपको नाम बता रहा हूँ, किसी भी एक को फॉलो कर लो।
भाई सबसे पहला है कपिल काटपाल, इनका बैंकिंग अवेयरनेस का आपको उसका प्लेलिस्ट देखना है, ठीक है। दूसरा आपको बता रहा हूँ गौतम का प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और तीसरा अनिल अग्रवाल। भाई इन तीनों में से किसी का भी बैंकिंग अवेयरनेस का प्लेलिस्ट देख लीजिए, और इसके अलावा आपको बैंकिंग अवेयरनेस के लिए कुछ भी नहीं करना है। तो यहां तक बात हो गई जीके की, और जीके को आपको अब से लेके अगले 1 से 1.5 महीने तक डेली बेसिस पे 1.5 से 2 घंटा देना पड़ेगा। देखो बंधु सीधा बता रहा हूं भाई, जीके बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, बट अगेन सबसे ज्यादा वो होता है ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला सेक्शन भी यही होता है। अगर आपकी तैयारी सेक्शन में अच्छी नहीं है तो भाई बहुत इजीली आप 30+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और भाई देखो आरआरबी का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाता भाई, 100 नंबर के आसपास रहता है। भाई अगर 30 नंबर जीके में ले आओगे तो सोचो कितना अच्छा स्कोर कर पाओगे, और कितने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे इस बार आरआरबी पीओ या क्लर्क बनने के। तो अच्छे से प्रिपेयर करना और छोटे सोर्स को प्रिपेयर करना, बट रिवीजन बार बार करना, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई अपने कंप्यूटर एप्टीट्यूड की। देखो मैक्सिमम बच्चे और मैक्सिमम टीचर यहाँ पे मिसगाइडेड रहते हैं, बिकॉज हमें क्या लगता है भाई कंप्यूटर का सेक्शन है तो हम तो कोशिश करेंगे भाई 40 में से 40 नंबर पेल के आए, है ना। 40 क्वेश्चन आते हैं और सारे बच्चों के अंदर यही लगा रहता है, अरे हमने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, हमने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, अरे ये वाली क्लास ले लेते हैं, ये वाले नोट्स पढ़ लेते हैं, ये पीडीएफ पढ़ लेते हैं। भाई ऐसी बेवकूफ़ी मत करना भाई, चाहे आप पुराने बच्चे हो चाहे आप नए बच्चे हो, दिल से बोल रहा हूँ भाई, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम मत देना। अब कंप्यूटर एप्टीट्यूड में जरूरत कितनी है टाइम देने की, भाई डेली बेसिस पे आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देना है। भाई अपने बहुत सालों के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, जितने बच्चे हर साल वो होते हैं ना, हर दिन 2 घंटे 3 घंटे लेक्चर ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड के, मान के चलो वो मैक्सिमम बच्चे हर साल आरआरबी के एग्जामिनेशन में फेल होते हैं या सिलेक्ट नहीं हो पाते, बिकॉज वो गलत जगह पे अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। भाई अगर आपके पास दिन के 2 घंटे या 3 घंटे कंप्यूटर एप्टीट्यूड को देने के लिए हैं, तो मैं आपको बोलूंगा भाई आधा घंटा कंप्यूटर को दो और बाकी बचा 2.5 घंटा जीके को दे दो या इंग्लिश को दे दो, जो आपके अच्छे से प्रिपेयर नहीं है अभी तक। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड ना बहुत इजी आता है, बिकॉज इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। भाई फॉर एग्जांपल ये बोलेंगे वेबसाइट वाले क्वेश्चन, भाई HTTP और HTTPS में क्या फर्क होता है, ये जो S होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड। या इसके अलावा क्या हो सकते हैं, आपके आ सकते हैं वायरस वाले क्वेश्चन, भाई अलग अलग टाइप के वायरसेस क्या होते हैं, साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर थ्रेट क्या होता है, या ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, या इसके अलावा आ सकता है फिशिंग क्या होता है, स्पैमिंग क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। या MS वर्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि भाई MS पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट के अंदर ये वाला ऑप्शन रहेगा कि नहीं रहेगा, या MS एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, या नया विंडो कैसे खुलता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। या आपके आ जाते हैं वो कंप्यूटर के हिस्ट्री के, तो कंप्यूटर की हिस्ट्री भाई हर जगह से पढ़ोगे तो सेम ही है ना, ऐसा थोड़ी कि इस बुक से मैं या ये छोटे वाले नोट से पढ़ लूंगा तो कंप्यूटर की हिस्ट्री अलग हो जाएगी, और मैं अगर ये टीचर से पढ़ूंगा इसके 2 घंटे के लेक्चर लूंगा तो कंप्यूटर हिस्ट्री अलग कर देंगे। भाई हिस्ट्री है सेम है, और ये सारे के सारे टॉपिक सेम। देखो कंप्यूटर के सेक्शन में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1 लाइनर, जैसे आपको जीके के सेक्शन में मिलते हैं ना 1 या 2 लाइन के क्वेश्चन, वैसे आपको कंप्यूटर के सेक्शन में मिलेंगे कुछ क्वेश्चन। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इतने लंबे होंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये एस्पिरेंट जोन जो मैंने आपको बताया ना जीके के लिए सीक्रेट सोर्स, उस पर जाके देखना आपको एग्जैक्टली एग्जाम लेवल का कंप्यूटर एप्टीट्यूड मिलेगा। नेट पे टाइप करना कंप्यूटर एप्टीट्यूड एस्पिरेंट जोन, जो भी पहला लिंक आया ना उसको क्लिक करना। मैंने अभी वीडियो से पहले उनका कंटेंट देखा और एग्जैक्टली वही था भाई, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे, मतलब उसको पढ़ने में आपको 5-5 मिनट लग जाएंगे। तो कोई भी बेवकूफ होगा जो 5 मिनट लगा के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो सीधी बात है, बेसिक सारी चीजें पढ़ लो कंप्यूटर में और ज्यादा दिमाग मत लगाओ भाई, डिटेल में मत जाओ। आपको कोडर थोड़ी बनना है कि भाई C++ करोगे, जावा करोगे, पाइथन पढ़ लोगे, नहीं पढ़ना है भाई। बेसिक कंप्यूटर आता है तो भाई आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपने स्कूल में कंप्यूटर की लैब में जाके बेसिक थोड़ा बहुत भी दिमाग चलाया होगा ना, तो आप इजीली 10-12+ मार्क्स स्कोर करके ले आओगे, और उसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आधा घंटा डेली लगाओ, उससे ज्यादा मत लगाओ। कंप्यूटर के कुछ सोर्सेज बता रहा हूं, उनको फॉलो कर लेना। सबसे पहला सोर्स है लूसेंट की बुक, जो बहुत मोटी है, मैं नहीं बोलूंगा, बट अगर आप चाहते हो कि भाई डेली बेसिस पे लंबा लंबा टाइम देना है कंप्यूटर को, तो लगा लेना। जो मुझे सबसे ज्यादा सोर्स लगता है, 2 सोर्स के नाम बता रहा हूं। सबसे पहला है ऑलिव बोर्ड का बोल्ट, छोटा सा PDF है, ये आपको शायद अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, नहीं तो जाके किसी भी ग्रुप में मांग लेना। भाई सब लोग आजकल बोलते हैं बहुत दिलदार हैं टेलीग्राम के ऊपर, बहुत इजीली मिल जाएगा ऑलिव बोर्ड का बोल्ट। और एक YouTube चैनल का नाम बता रहा हूं जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उस YouTube चैनल का नाम है सचिन अरोड़ा का चैनल है, और चैनल का नाम है अरोड़ा एजुकेटर। उस पे जाना, उसका कंप्यूटर एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट देखना, फिर बह मत जाना, अकेले कंप्यूटर एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट देखना। वो छोटा सा है, शायद उसमें 7-8 क्लासेस ही हैं, बस उतना देखना, काम खत्म। इसके अलावा मॉक टेस्ट ज्यादा सारा लगाना है और मॉक टेस्ट से ही काम करना है, ठीक है। ये हो गई हमारे कंप्यूटर की बात। तो इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट की और रीजनिंग की। देखो सबसे पहले क्वांट की बात कर लेते हैं। देखो क्वांट में ना ऑलमोस्ट आप लोग सब चीजें करके आए हो, बिकॉज प्रीलिम्स में आप कवर कर चुके हो। बट अब जो गलती आप लोगों ने करी है ना, उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। कैसे?
बिकॉज देखो आरआरबी के एग्जामिनेशन की ब्यूटी क्या होती है या इसकी सरलता क्या है भाई, इस एग्जाम में ना कुछ भी बहुत डीप में नहीं पूछा जाता, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ जाएगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन हर टॉपिक से आता है। मतलब आप में से मैक्सिमम बच्चों ने अरिथमेटिक पढ़ी है, बट स्टिल मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो एक ना एक टॉपिक तो अरिथमेटिक में पक्का छोड़ के आए होंगे। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया होगा, तो आरआरबी क्या करेगा, फटाक से प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपको एक डीआई दे देगा। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने मेंसुरेशन छोड़ा होगा, तो आरआरबी क्या करेगा, फटाक से आपको मेंसुरेशन के ऊपर एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन दे देगा। मतलब आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में हर टॉपिक कवर होता है भाई, उसकी डेप्थ ज्यादा नहीं होती भाई, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा बट क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको सबसे पहले क्वांट में हर टॉपिक को कवर करना है और स्पेशली अरिथमेटिक में। ठीक है, इसमें देखो डीआई वाली जो बात करें तो डीआई बहुत मुश्किल नहीं आएगा। जो बेसिक आप लोग डीआई अभी तक करते आए हो, पाई चार्ट, बार चार्ट, टेबुलर डीआई, मिसिंग डीआई या रडार डीआई, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल के इसमें डीआई नहीं पूछे जाते। ऐसा नहीं होगा भाई स्कैटर डीआई आ गया या कोई नया कैंडलस्टिक डीआई आ गया, मतलब जो जो आप पढ़ते आ रहे हो या जो जो आपको मॉक टेस्ट में डीआई मिल रहे हैं, बस आपको उतना काम करना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ आप लोगों को मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। अगेन बोल रहा हूं, जो भी बच्चा क्वांट में और रीजनिंग में प्रैक्टिस में कमी करेगा भाई, आप मान के चलो इस बार आपका पेपर नहीं निकलने वाला। देखो प्रैक्टिस कहां से करोगे, जो आप चाहते हो भाई, अगर आप किसी टीचर को फॉलो करते हो, वो अगर मटेरियल प्रोवाइड कराता है तो भाई ऑब्वियसली आप लोग उस सोर्स को फॉलो करोगे। बट अगर आपके पास मेंस एग्जामिनेशन कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है और आप लोग अलग अलग जगह भटक रहे हो भाई, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, तो भाई यूट्यूब पे आपको मेंस का कंटेंट बहुत कम मिलेगा। तो भाई एकमात्र सोर्स बता रहा हूं आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए, इस सोर्स को आंखें बंद करके फॉलो करना और आपको मेंस एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस की टेंशन खत्म हो जाएगी। और इस सोर्स का नाम है गाइडली का पीडीएफ बंडल। भाई इसके अंदर मेंस एग्जामिनेशन के एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा। तो भाई आपको क्या करना है, क्वांट के लिए और रीजनिंग के लिए भर भर के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी मटेरियल है तो उसको फॉलो कर लो, नहीं तो गाइडली के पीडीएफ बंडल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोड लगा लेना उसमें अल्फा कोड लगाती है, आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिल जाएगा। हाँ, इसके साथ आपको क्वांट में जो एक और चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, वो आपको करना है डेटा सफिशिएंसी पे काम, बिकॉज डेटा सफिशिएंसी के नए पैटर्न के क्वेश्चंस आपको क्वांट में जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो आप प्रैक्टिस मटेरियल फॉलो कर रहे हो ना, आपको उसमें बहुत इजीली मिल जाएगा, या गाइडली के पीडीएफ बंडल में मिल जाएगा, या आपको मॉक टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। भाई ज्यादा से ज्यादा मॉक्स भी लगाने हैं तो मॉक टेस्ट में आपको डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो देखो क्वांट में आपको डेली कितना टाइम देना है, भाई क्वांट में आपको डेली 2.5 से 3 घंटा देना है। और उस 2.5 से 3 घंटे में सबसे पहले तो अरिथमेटिक के हर चैप्टर को कवर करना है, बिकॉज बेसिक टू एडवांस जाना है। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, बट एटलीस्ट लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस हमको आने चाहिए। तो सारे अरिथमेटिक के चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इसमें आप 1 से 1.5 घंटा दोगे, आपका काम हो जाएगा। अगला आधा घंटा आपको देना है डीआई के अलग अलग पैटर्न या अलग अलग सेट्स लगाने में। भाई कोशिश करो डेली बेसिस पे एटलीस्ट 3 से 4 सेट लगाओ, और आधे घंटे में इतने आप इजीली लगा लोगे आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लेवल के। ठीक है, और अगला आधा घंटा आपको देना है डेटा सफिशिएंसी के पैटर्न को समझने में और उसके अलग अलग क्वेश्चंस लगाने में। भाई जो मटेरियल अच्छा लगता है फॉलो करो, भाई डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस मैक्सिमम लगाने हैं। तो 2.5 से 3 घंटा आपको डेली क्वांट को देना है। आखिरी में बात करते हैं रीजनिंग की। भाई देखो रीजनिंग में जितना भी अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हो प्रीलिम्स के लिए, एग्जैक्टली वही सब आता है मेंस में, कुछ नया नहीं आएगा। बस एक छोटा सा पोर्शन जो नया आने वाला है वो है आपका क्रिटिकल रीजनिंग का। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एक बुक का नाम बता रहा हूँ, उस बुक को फॉलो करो और कुछ भी फॉलो मत करना। भाई ना किसी यूट्यूब वीडियो को देखना, ना किसी नोट्स को फॉलो करना, ना किसी टीचर को फॉलो करना, एकमात्र बुक का नाम बता रहा हूँ, और वो बुक आपको बहुत इजीली पीडीएफ मटेरियल में मिल जाएगी। और उस बुक का नाम है लॉजिकल रीजनिंग बाय अरुण शर्मा। भाई इस बुक को पढ़ने के बाद ना आपको मजा आ जाएगा, बिकॉज 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर आपको पूरा लॉजिकल रीजनिंग कवर करवा देगी ये बुक, इतनी प्यारी बुक है। तो आप लोग लॉजिकल रीजनिंग बाय अरुण शर्मा को कवर कर सकते हो या फॉलो कर सकते हो अगर लॉजिकल रीजनिंग नहीं आता है अभी तक। तो इसमें ये एक नई चीज है। इसके साथ आपको रीजनिंग के सेक्शन में भी डेटा सफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी आपको आधा घंटा डेली देना है डेटा सफिशिएंसी को, और आधा से 1 घंटा आपको देना है क्रिटिकल रीजनिंग को। ठीक है, तो भाई रीजनिंग का टोटल कितना टाइम देना है, 1.5 घंटा यहाँ हो गया। इसके अलावा अलग से आपको 1 घंटा देना है पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट को बनाने में। दैट्स इट। भाई मिसलेनियस तो आप लोग लगातार करते ही रहते हो, उसमें तो मजा आता ही है। तो यहाँ पे भी आपको 2.5 से 3 घंटा देना है रीजनिंग को। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे ना टोटल स्टडी प्लान समझने के बाद आपको ये थोड़ा स्ट्राइक कर रहा होगा कि यार इसमें तो बहुत ज्यादा पढ़ना है। भाई 2.5 से 3 घंटा आपको रीजनिंग देना है, 2.5 से 3 घंटा क्वांट को देना है, मतलब मोटा मोटा 5-6 घंटे हमें इन 2 सेक्शन को देने हैं। आधा घंटा हमें देना है कंप्यूटर कोड, 1.5 से 2 घंटा देना है हमें जीके को, और वैसे ही 1.5 से 2 घंटा देना है हमें इंग्लिश के सेक्शन को। मतलब 2, 2, 4 और 5 हो गया ये आपका 9, और एक आधा हो गया 9.5। मतलब डेली बेसिस पे आपको 9.5 से 10 घंटे देने ही पड़ेंगे बेटा अगले 1.5 महीने तक, अगर इस बार एग्जाम को लेके सीरियस हो और इस बार एग्जाम निकाल के घर वालों को प्राउड फील करवाना है तो। बिकॉज आप में से मैक्सिमम बच्चे आए नो भाई
लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास से होंगे, जिसमें लगातार होता है ना हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, घर वाले या तो हमें सपोर्ट नहीं करते या करते हैं तो उनकी उम्मीदें इतनी ज्यादा होती है कि हमारे पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। देखो बेटा, अगेन बता रहा हूं कि ये 10 घंटे की मेहनत ना आपकी जिंदगी बना देगी, बट वो जिंदगी बनाने के लिए कुछ थोड़े टाइम का परिश्रम है, कर लो, दिल लगा के मेहनत कर लो, एंड आई कैन गारंटी इस स्टडी प्लान को जिस बच्चे ने अगले 1 से 1.5 महीने फॉलो कर लिया ना, आप लोग वापस आओगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, सर ये नया आईडी कार्ड मिला है, सर आरआरबी पीओ बन गया मैं, या सर मैं आरआरबी क्लर्क बन गई। इतनी खुशी, इतनी गुड न्यूज लेके आप सब बच्चे आओगे जो दिल लगा के 1 से 1.5 महीना इस स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे। सो गाइस, ये पूरा स्टडी प्लान था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस के साथ मैंने हर चीज आप लोगों को बताई है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रह गया जो आपको लगा अभी तक आंसर नहीं मिला है, तो आप लोग वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, अपने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भाई क्वेश्चन चाहे छोटा है बड़ा है, डजंट मैटर। भाई अगर आपके मन में क्वेश्चन है नीचे कमेंट करो और मैं उसका रिप्लाई करूंगा, और आप और मैं मिलके इस बार आरआरबी पीओ को क्लियर करेंगे। सो गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।